Hello students, this is Chandan Gautam and today we will continue our chapter of 10th standard physics in which we were studying about magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. In this chain, today we will discuss about इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि अगर करंट मूव कर रहा है तो किस तरीके से अपना इफेक्ट किस तरीके से वो शो करेगा. ठीक है, उसके फिर हम कुछ जनरल एग्जांपल्स की बात करेंगे कि कहाँ पे ये फिनोमेना काम में आता है. ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में. फिर EMI पे बेस्ड हमारे पास दो लॉज आते हैं. फर्स्ट वन इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड सेकेंड लॉ इज लेंज लॉ. सेकेंड लॉ इज लेंज लॉ. ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, इसका स्टेटमेंट बताने से पहले इन डायग्राम्स के थ्रू इसको समझेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या. ठीक है, देखो ध्यान से देख लो. मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया. ठीक है, मैंने कल भी बताया था, मतलब पिछली क्लास के अंदर भी बताया था कि सर्किट और नेटवर्क में डिफरेंस क्या होता है. सर्किट और नेटवर्क में डिफरेंस क्या होता है जब अपन ने ऑरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा था. मैं फिर से उसको रिपीट करता हूँ. इफ आई टॉक अबाउट अ सर्किट मस्ट बी अ क्लोज पाथ. सर्किट मस्ट बी अ क्लोज पाथ. बट इफ आई टॉक अबाउट अ network may be a closed path or may not be a closed path. That means a circuit can called as a network, but it is not necessary that a network can call a circuit. वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं. फर्स्ट कंडीशन के अंदर मेरे पास एक कॉइल लगी हुई है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक कॉइल लगी हुई है. यहाँ पे मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर मैंने कनेक्ट किया है. ठीक है, कॉइल लगी हुई थी, एक गैल्वेनोमीटर मैंने कनेक्ट किया और एक मैंने मैग्नेट ले ली जो इनिशियली कहाँ पे है, रेस्ट कंडीशन पे. इनिशियली कैसी है, रेस्ट कंडीशन के ऊपर है, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0. ठीक है, तो उस समय जब ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया कि इस सर्किट के अंदर जो करंट है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की नीडल मूव नहीं करती है, तो इस कंडीशन में देखा गया कि इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी है, 0. बात समझ आई यहाँ तक. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. एक सर्किट लिया जिसमें एक कॉइल कनेक्टेड थी, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था और एक मैग्नेट ली जो कहाँ पे है, रेस्ट कंडीशन के ऊपर है. दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है. ठीक है, तो जैसे ही ये सारा अरेंजमेंट किया गया तो इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि गैल्वेनोमीटर का जो नीडल था वो नल डिफ्लेक्शन, मतलब 0 डिफ्लेक्शन के ऊपर था. कितने के ऊपर था, 0 डिफ्लेक्शन के ऊपर. बात समझ आई यहाँ तक. ठीक है, तो 0 डिफ्लेक्शन मतलब होता है, इंडिकेशन होता है 0 करंट का. कितना, मतलब सर्किट के अंदर करंट कितना है, 0. ठीक है, दूसरी कंडीशन की बात करते हैं. आई होप पहली कंडीशन क्लियर हुई होगी. दूसरी कंडीशन की मैं बात करूं तो मैंने क्या किया, सेम कॉइल लगी हुई है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है. ठीक है, एक बार के लिए इसको हटाते हैं. मैंने क्या किया, अब मैंने मैग्नेट को मूव कराना स्टार्ट किया टूवर्ड्स द कॉइल. मतलब मैग्नेट का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जिसके अंदर कोई भी मेटल को अगर मैं लेकर आऊँ, स्पेशली आयरन को, तो वो क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड को एक तरीके से एक्सपीरियंस करें. तो लेट सपोज कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो रही. ठीक है, बात समझ आई. तो जैसे ही मैंने इसको इस तरीके से वेलोसिटी दी, मतलब नाउ वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू 0. बात समझ आई. तो गैल्वेनोमीटर के अंदर एक डिफ्लेक्शन होगा. गैल्वेनोमीटर अपनी नल डिफ्लेक्शन पोजीशन से क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पे एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई नेटवर्क के अंदर. मतलब अब करंट की वैल्यू पहले 0 थी और अब करंट की वैल्यू 0 नहीं है. कुछ ना कुछ उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. बात समझ आई. करंट इसमें क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो. ठीक है, फिर से मैंने क्या किया, मूव करवाता रहा, करंट फ्लो होता रहा. फिर से तीसरी कंडीशन के अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, फिर से रेस्ट कंडीशन पे ला दिया. मतलब मैंने मैग्नेट को क्या कर दिया, रोक दिया, मूव करवाते हुए रोक दिया. बात समझ आई. तो जैसे ही वेलोसिटी 0 हुई तो पहली वाली कंडीशन आ गई, मतलब फिर से उसमें डिफ्लेक्शन क्या हो गया, 0 हो गया. मतलब फिर से इस नेटवर्क के अंदर क्या हो गया, करंट की वैल्यू 0 हो गई. बात समझ आई, पहली वाली कंडीशन.
अब फोर्थ कंडीशन, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है, ये हमारे पास थर्ड कंडीशन है, और फोर्थ कंडीशन के अंदर हमने क्या किया, फोर्थ कंडीशन के अंदर यहाँ पे मैंने क्या किया, मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल मैंने मूव करवाना स्टार्ट किया। ठीक है, डायरेक्शन कहाँ है इसके मूवमेंट का, अवे फ्रॉम द कॉइल। तो वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब फिर से मोशन के अंदर आ गई। तो फिर से इसके अंदर एक डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर के अंदर, जो क्या बताएगा कि यहाँ पे फिर से जो है करंट फ्लो ना स्टार्ट हो गई। दैट मीन्स करंट की वैल्यू अभी फिर से यहाँ पे जीरो नहीं है। बात समझ आई? तो इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला कि जैसे ही मैग्नेट का मूवमेंट हुआ, कॉइल को कांस्टेंट रख के एक जगह पे रख के, तो इस पूरे सर्किट के अंदर क्या हुआ, एक करंट फ्लो ना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और जैसे मैंने इसको रोक दिया, रेस्ट पे ले आया, तो करंट फिर से जीरो हो गया। ठीक है, आई होप चारों कंडीशंस यहाँ पे क्लियर हुई होंगी, समझ आया होगा। तो अब इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज ईएमआई। ठीक है, यहाँ पे एक कांस्टेंट था, दूसरा मोशन के अंदर था, तो इसी तरीके के मोशन को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन, जो कि आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया उसका लिया होगा साइंस के अंदर, जहाँ पे फोर्स एंड मोशन पढ़ा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे whenever, I repeat, whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, I repeat, whenever a relative motion between a coil and a magnet, then there will a induced current starts flowing in the circuit। मतलब वहां पे करंट क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी, जो सर्किट के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट इज नोन एज electromagnetic induction। I repeat the definition, whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, then there is an induced current starts flowing in the circuit, this phenomena of production of current is known as electromagnetic induction। I hope clear हुआ होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एग्जाम्पल हम कहाँ पे देखते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं, दो पोल्स के बीच में एक बॉक्स सा लगा हुआ होता है ऊपर की तरफ, नीचे एक बॉक्स होता है जिसे पैनल बोलते हैं, और उसके जस्ट ऊपर एक जिसे अपन डीपी बोल देते हैं, या मैं बोल देता हूँ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर का भी क्या होता है, स्ट्रक्चर देखिएगा। ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर देखिएगा, ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाना, और 12th स्टैंडर्ड का है। ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन होता है कुछ इस तरीके से, ये होती है हमारी प्राइमरी कॉइल और ये होती है हमारी सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, जैसे इसके अंदर करंट आता है, सप्लाई आती है, इनपुट आता है, तो यहाँ पे ड्यू टू दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जिसकी हम बात करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, नेक्स्ट टॉपिक। एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा phi b। ठीक है, वो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक करेगा और यहाँ पे भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो EMI क्या हुआ, यहाँ पे ड्यू टू द इंडक्शन, देखो वायर का कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे कि वायर के थ्रू हमने करंट पहुंचाया, तो यहाँ पे इसी फिनोमेना के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेकेंडरी में भी एक इंड्यूस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ आई? तो EMI की एप्लीकेशन हम कहाँ पे पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर के अंदर। कहाँ पे पढ़ते हैं अपन, ट्रांसफॉर्मर के अंदर। देखो आजकल इंडक्शन गैस आती है, इंडक्शन चूल्हा जो आता है, ठीक है, उसमें भी सेम ही फिनोमेना यूज आता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपन डिनोट करते हैं, देखो फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, फ्लक्स का सिंबल क्या होता है, फाई। और मैग्नेटिक की बात कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड को अपन शो करते हैं बी से, तो फाई बी इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बात समझ आई? अब मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, ध्यान से देखना। लेट सपोज मेरे पास एक ये जो लाइंस हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, किसको शो कर रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। मैंने यहाँ पे कोई भी सरफेस रख दिया, ये हो गया बी को शो कर रही है, और ये कोई भी मेरे पास एक सरफेस रख दी, ठीक है, कोई भी सरफेस एरिया है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस एरिया के कैसे पास हो रही है, परपेंडिकुलरली पास हो रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, और कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन है ये भी हम नोटिस कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या आएगी, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आई रिपीट, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया नॉर्मली, और वी कैन से परपेंडिकुलर।
ठीक है, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं इस सरफेस से नॉर्मली पास होंगी, वो जो नंबर होगा वो मुझे किसके बारे में आइडिया देगा कि उस सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। बात समझ आई? अब अगर मैं इसकी बात करूं तो मेजर कर रहे हैं अपन, तो इसकी कोई ना कोई क्या होगी, यूनिट होगी। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास में वेबर। क्या होती है यूनिट? वेबर। और इसे हम डिनोट करते हैं किससे? WB से। किससे डिनोट करते हैं हम? WB से। मैंने यहाँ पे बात करी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी बात करी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो याद रखना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की भी यूनिट हमें पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेट के अराउंड वो एरिया जिसके अंदर कोई भी मेटल, स्पेशली हम किसकी बात करते हैं, जनरली हम जो एग्जाम्पल देखते हैं मेटल का देखते हैं, मेटल कौन सी? आयरन का। तो वो एरिया मैग्नेट के अराउंड जहाँ पे कोई भी मेटल आए या आयरन को अगर मैं उसमें लेके जाऊँ तो वो एक अट्रैक्टिव फोर्स क्या करे, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव क्या करे, फोर्स एक्सर्ट करे। मेटल को आयरन को लाऊंगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और अगर दूसरे मैग्नेट के दूसरे सेम पोल्स को लेके आऊंगा तो रिपल्शन होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है अपने पास में टेस्ला। क्या होती है अपने पास? टेस्ला। ध्यान रखना। ठीक है, अब EMI से रिलेटेड अपने को यहाँ पे 2 लॉज पढ़ने हैं। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है, अगर इनमें कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है आप लोगों को तो मुझे एनी टाइम आप फ़ोन कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे 9588832470। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अपना नंबर यहाँ पे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे एनी टाइम फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9588832470। ठीक है, आप चाहे मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी जो है, ईमेल एड्रेस है, वो है chandan.gautam95@gmail.com। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी रास्ता, कोई भी वे यूज़ कर सकते हैं। आई विल रिजॉल्व आउट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स। राइट, चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। फिर बात करते हैं हम किसकी? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसकी बात करते हैं अपन? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो फैराडे ने क्या बोला, फैराडे ने अपने 2 लॉज दिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ में फैराडे ने क्या बोला कि जब भी किसी कॉइल, जैसे सेम इसी की डेफिनेशन पे बेस्ड होगा कि जब भी कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई होगी तो वहाँ पे क्या होगा? एक EMF प्रोड्यूस होगा। क्या हो जाएगा? वहाँ पे एक EMF प्रोड्यूस होगा। बात समझ आई? EMF सेम होता है, हमने जो पढ़ा था, ज़्यादा डिटेल में इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है अपने पास में? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब देखो फोर्स की बात कर रहे हैं तो याद करो वोल्टेज होता क्या था? वोल्टेज क्या होता था? वो फोर्स रिक्वायर्ड जो चार्जेस को क्या कर सके, किसी भी सर्किट के अंदर मूव करवा सके। तो ये भी क्या करेगा? किसकी तरह बिहेव करेगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस की तरह, पोटेंशियल डिफरेंस की तरह ही एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? उस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे रिलेटिव मोशन होगा, कोई भी कॉइल रखी जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एक EMF प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ में फैराडे ने सिर्फ इतना ही बोला। ठीक है, मतलब यहां पे क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ EMF। किसका प्रोडक्शन हुआ? EMF का। सेकंड लॉ में फैराडे ने क्या बोला कि वो कितना EMF प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? मतलब EMF को अपन ने डिनोट कर दिया E से, तो कितना EMF वहां पे प्रोड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ फ्लक्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब फ्लक्स जो है टाइम के साथ कितना चेंज होगा। मतलब देखो चेंज को हम शो करते हैं किससे? डेल से। ठीक है, फ्लक्स में चेंज आया किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। और इसी को मैं लिख देता हूं d∅dt। मतलब कितना EMF प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा कि फ्लक्स टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है।
बात समझ आई। दोनों लॉज में पहले में उसने बताया कि ईएमएफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ होगा और वो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि फ्लक्स टाइम के साथ साथ कितना चेंज हो रहा है। बात समझ आई। अगर मैं बोलूं कि ये कॉइल है तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। कॉइल कैसी होती है, स्प्रिंग देखी आप सब लोगों ने, स्प्रिंग जैसी होती है, ठीक है। मैंने बोला कि लेट सपोज इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल है, ठीक है। तो यहां पे जो होगा ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा, ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास हो जाएगी एन डी फाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू ईएमएफ, ठीक है। ये ईएमएफ के लिए निकल के आया। अब एक और साइंटिस्ट आए लेंज ने क्या बोला कि चलो ठीक है कि फैराडे जी ने जो है ईएमएफ के बारे में बता दिया, किस तरीके से फ्लक्स चेंज होगा उसके बारे में बता दिया, लेकिन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अपना एक पॉइंट निकाल के दिया, एक निष्कर्ष निकाल के दिया। वो क्या बोला, इन्होंने बोला रामायण अभी क्वारंटाइन जो चल रहा था, लॉकडाउन जो चल रहा था, उसके अंदर सब लोगों ने रामायण देखी। रामायण में क्या बोला कि रावण हारा क्यों था, विभीषण की वजह से, ठीक है, कि वही जो था उनका घर का इंसान ही क्या था, उन्हीं के अपोजिट में था। तो सेम चीज लेंज लो के साथ भी होगी। लेंज लो में क्या बोला लेंज ने कि जो करंट होगा, प्रोडक्शन ऑफ करंट और ईएमएफ होगा, वो उन रीजंस का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है। बात समझ आई। लेंज ने क्या बोला कि वो जो करंट और ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं वो उन रीजंस का अपोज करेंगे जिनकी वजह से उसका क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी ऑपोजिट ऑफ दोज रीजंस दैट बाय विच इट हैज प्रोड्यूस्ड। बात समझ आई। तो अब ऑपोजिट साइन को हम फिजिक्स में शो किससे करते हैं, विद नेगेटिव साइन। दैट मीन्स ई जो होगा वो कितना हो जाएगा, एन डी फाई बाई डी टी हमारे पास में ईएमएफ था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ऑपोजिट शो करना है, डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब उसको मैं शो कर दूंगा नेगेटिव साइंस। ये हो जाएगा। इसकी बात करूं तो ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, लेंज लॉ की टर्म में आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। बात समझ आई। आई होप यहां तक सब लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मैंने अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, ईमेल एड्रेस दिया है, जहां आपको सहूलियत हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और स्टूडेंट, जैसे ही टॉपिक वगैरह कवर कर रहे हैं तो बुक के पीछे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करें, जिससे आपका पूरा चैप्टर क्या हो सके, कवर हो सके। तो जैसे जैसे टॉपिक चल रहे हैं बुक के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कीजिए, जिससे आप लोगों का चैप्टर भी कवर हो, सिलेबस भी कवर होगा और एग्जाम के लिए भी वो क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।